जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की सियासत में हर रोज नया रोमांच पैदा हो रहा है। अब एक बड़ी खबर है कि करहल सीट से पूर्व CM अखिलेश यादव के खिलाफ केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश के खिलाफ बीजेपी मामले को रोचक बनाना चाहती है, तो जिस वजह से केंद्रीय मंत्री को ही इस सीट पर चुनाव मैदान में उतार दिया है। ये मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि सत्यपाल सिंह बघेल पूर्व सपाई है। वो 3 बार सपा से ही चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे थे और अखिलेश यादव ने करहल से पर्चा दाखिल कर लिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये नॉमिनेशन एक मिशन है क्योंकि ये चुनाव प्रदेश और देश की अगली सदी का इतिहास लिखेगा। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 23 दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें 5 राष्ट्रीय और 18 पंजीकृत गैर मान दल शामिल है। अभी नाम वापसी के बाद दलों की स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट होगी क्योंकि कई दलों ने एक प्रत्याशी को उतारा है। निर्वाचन विभाग की ओर से अब तक जारी जानकारी के मुताबिक 5 राष्ट्रीय दलों भाजपा, बसपा, कांग्रेस, CPI और CPIM ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा पंजीकृत गैर मान की श्रेणी वाले UKD, PPI, न्याय धर्म सभा, उत्तराखंड जन एकता पार्टी, आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड जनता पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भारतीय सुभाष जनता पार्टी, चुनाव से बड़ी संख्या में निर्दलीय ने भी नामांकन किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। CM ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बंगाल के गवर्नर के ट्वीट से परेशान हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने जगदीप धनखड़ को ब्लॉक कर दिया। इस दौरान ममता बनर्जी ने गवर्नर धनखड़ पर गंभीर आरोप भी लगाए। CM ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक को धमकी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव के खिलाफ करहल सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री SP बघेल को उतारा है। बघेल उत्तर प्रदेश सरकार में भी मंत्री पद संभाल चुके हैं। पार्टी ने इसके साथ ही जसवंत नगर सीट से विवेक साहके और हमीरपुर सीट से मनोज प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। गौरतलब है कि आबादी के लिहाज से देश की सबसे बड़े राज्य UP के विधानसभा चुनाव में सत्तर और बीजेपी को इस बार समाजवादी पार्टी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा है कि चुनाव का लोकतंत्र में अपना स्थान है और वह प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन पूरे वर्ष का खाका खींचने वाला संसद का बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। बजट सत्र के पहले दिन संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों और राजनीतिक दलों के इस सत्र को फलदायी बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती है, लेकिन मैं सभी सांसदों से प्रार्थना करूंगा चुनाव अपनी जगह पर चलते रहेंगे, लेकिन बजट सत्र पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है, इसलिए यह पूरा महत्वपूर्ण होता है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब प्रदेश में यानी कि 1 फरवरी से फिर स्कूल खुलेंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से हुई समीक्षा बैठक में लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 50% क्षमता के करीब 1 फरवरी से फिर से 1ली से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना स्कूलों के लिए अनिवार्य होगा। वहीं प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं फरवरी से संभावित है, लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के एक बयान ने छात्रों को संकेत में डाल दिया है। स्कूल शिक्षा ने कहा है कि प्रदेश में इस बार 10वीं 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश में भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोरोना की चपेट में आ गई है। उन्होंने खुद ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अपने कांटेक्ट में आए लोगों से भी कोरोना मंच पर कराने का आग्रह किया है। वहीं कांग्रेस की इस बीमारी के दौरान भी उनके ऊपर कटाक्ष करने से नहीं चुकी है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्विटर पर पूछा है कि क्या उन्होंने खुद को बताए उपाय नहीं आजमाए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ट्वीट कर खुद को कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उन दलीलों का विरोध किया जिनमें कहा गया है कि कोरोना वायरस टीकाकरण की अनिवार्यता की वजह से लोग अपनी नौकरियां और राशन तक गंवा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच से साफ किया है कि टीके की अनिवार्यता और वजह से किसी का कुछ नहीं जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कोरोना वायरस वैक्सीन और टीकाकरण की अनिवार्यता को लेकर सोमवार को एक मामले की सुनवाई कर रहा था।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वह उत्तराखंड राज्य के गठन के विरोधी थे और चाहते थे कि इस केंद्र में शासित प्रदेश बनाया जाए। यहां एक संवाददाता सम्मेलन में निशंक ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का यह व्यवहार कोई नहीं भूला है और उनके एक नेता ने तो यहां तो कह दिया है कि उत्तराखंड का गठन उनकी लाश पर होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कभी भी उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के पक्षधर नहीं थे, वे चाहते थे कि इस एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। शास्त्रीय संगीत और ख्याल गायकी के परंपरा के वाहक किराना घराने को देश भर में पहचान देने वाले कैराना मौजूदा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर सुर्खियों में है। यहां विकास और दूसरे महती चीजों पर भी इस बार भी पलायन बनाम भाईचारे की बहस जोर पर है और फिर से दो सियासी घराने मैदान में है। गठबंधन के कैंडिडेट नाहिद हसन की गिरफ्तारी और लंबे आपराधिक इतिहास की वजह से चुनाव का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। बीजेपी के शीर्ष नेता अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ तक वेस्ट और दौरा पर कैराना पलायन और नाहिद हसन के जिक्र किए बिना नहीं रह पाए। सोमवार को अपनी वर्चुअल रैली में पीएम मोदी ने भी पलायन का जिक्र कर दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 का बजट 4 मार्च को पेश करेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को यहां हुई बैठक में राज्य कैबिनेट ने यह फैसला किया। आपको बता दें कि प्रवक्ता ने बताया कि बजट सत्र 23 फरवरी से 15 मार्च तक होगा, जिसमें 16 बैठकें होगी और बजट सत्र में 4 मार्च को पेश किया जाएगा। बैठक के दौरान कैबिनेट ने विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वार्षिक आय सीमा को मौजूदा 35,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष कराने का भी निर्णय किया है। प्रवक्ता ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई योजना में नए संशोधन से लगभग 78,158 अतिरिक्त व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। आंध्र प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस के 5889 नए मरीज मिले, जिसके बाद कोविड महामारी के कुल मामले 22,76,370 हो गए। वहीं 9 और लोगों के संक्रमण से जान जाने के बाद मृतक संख्या 14,615 पहुंच गई। एक सरकारी बुलेटिन में बताया गया है कि सोमवार की सुबह 9 बजे खत्म हुए 24 घंटों के दौरान 11,384 लोग संक्रामक रोग से उबरे, जिसके बाद संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की तादाद घटकर 1,10,517 हो गई। लोकायुक्त और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे इस बार उत्तराखंड के चुनावी परिदृश्य में गौन दिखाई दे रहे हैं। राज्य में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रही कांग्रेस अभी तक इन दोनों मुद्दों पर ज्यादा कुछ कहने से बचती रही है, जबकि भाजपा ने भी अपना पूरा चुनाव प्रचार विकास के मुद्दों पर ही केंद्रित रखा है। बता दें कि पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद 2002 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। इसके बाद 2007 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव को लेकर 2017 के चुनाव तक भ्रष्टाचार हमेशा प्रमुख मुद्दा रहा है। उत्तर प्रदेश में निषाद वोट बैंक की राजनीति कर रही निषाद पार्टी को अपने पारंपरिक वोट बैंक से उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। निषाद पार्टी की अब तक जारी की गई 5 उम्मीदवारों की लिस्ट में एक भी प्रत्याशी निषाद या उससे जुड़े समाज नहीं है। निषाद केवट बिंद मल्लाह कश्यप माझी गोट के वोट बैंक की राजनीति करने वाली निषाद पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में है। लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर निषाद पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब तक 5 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक घोषित हुए उम्मीदवार में एक भी उम्मीदवार उस पारंपरिक वोट बैंक का नहीं है जिनके हितों की रक्षा पर निषाद पार्टी बात करती है। हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। यह लिस्ट भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तहत जारी की गई है। इस लिस्ट में एमआईएम ने 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। 4 उम्मीदवारों में से एक हिंदू है, जबकि बाकी 3 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से हैं। बस्ती जिले के रुधौली सीट से डॉक्टर निलालुद्दीन को टिकट दिया गया है, जबकि कुशीनगर की पडरौना सीट से जावेद यूनुस खान को उतारा गया है। कानपुर नगर की सीम साऊ विधानसभा सीट से रिया सिद्दीकी मैदान में है। इस लिस्ट के एकमात्र हिंदू प्रत्याशी है बबलू सिंह गोल्डी, जिन्हें फिरोजाबाद से टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को चुनाव में उतारने के लिए मंथन करके सूची जारी कर रही है। इन्हीं सबके बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चौथे चरण में होने वाले चुनाव के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिसमें मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी उरुसा राना का नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने उरुसा को उन्नाव जनपद के पुरवा से अपना प्रत्याशी बनाया है। जी हाँ, फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।